गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ रहे थे, एप्लीकेशंस ऑफ अजांस रूल, है ना। उसमें एक थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था, बाद में मैंने देखा नोट्स। जो लास्ट केस हम लोग बाबू कर रहे थे, है ना, जो हमने लास्ट केस किया था लास्ट क्लास में, याद है ना। जो हम लोग केस बी किए थे, जिसमें हम ये लिखा था कि रेडियस ऑफ एनायन इज वेरी मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन। एनायन जो है वो कैटायन से काफ़ी बड़ा होगा। तो हमने यहाँ क्या पॉइंट पढ़ा था कि ऐसे केसेस में लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। जैसे जैसे साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करते जाता था तो लैटिस एनर्जी आपकी हाइड्रेशन एनर्जी से ग्रेटर होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ा था। इसमें जो मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये वाला एग्जांपल लिया था मैंने शायद, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 एंड CS2CO3, है ना। और इसका जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था, वो ऑर्डर मैंने आपको ये बताया था, सॉरी, है ना। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ का जो एनायन है वो बिल्कुल CO3 2- है ना। और ये पॉली एटॉमिक है ना। और अगर ये पॉली एटॉमिक है तो इसमें हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि एनायन का रेडियस कैटायन से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि पॉली एटॉमिक जितने भी रेडिकल्स या आयंस होते हैं वो उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है ना। तो और कैटायन देखा जाए तो Na+K+ Rb+CS+, मतलब साइज ऑफ कैटायन के बढ़ने से आपकी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है। तो मैंने आपका आंसर ये बताया था, है ना। लेकिन ये जो है ये गलत है। गलत इस फैक्टर के कारण नहीं है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आगे के और जो केसेस हैं वो लगेंगे, है ना। इसके बाद हम आपको केस, एक लास्ट केस पढ़ाएंगे जहां नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन पे भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको 2 कैटायन और 1 एनायन मिलेगा, है ना। तो ये जो कैटेगरी हो गया, ये नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस पे बनेगा, है ना। नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आएगा। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। इसको प्लीज अपने लास्ट क्लास के नोट्स में जाके सुधार लेना, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, है ना, वो हम आपको इस वाले केस में बताएंगे। आप समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि पिछले बार हमने लास्ट केस ये वाला डिस्कस किया था और उसके अंदर मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था। इस एग्जाम्पल में अगर हम ये वाला केस लगाएं तो उसके हिसाब से आंसर ये आना चाहिए, जो कि इसका गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो हम लोग जब ये वाला केस पढ़ेंगे जिसमें नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आता है, तो हम लोग उसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। तो ये वाला आंसर गलत है। प्लीज जाके इसको चेक कर लेना, इसको वहां से काट देना। इस पूरे एग्जाम्पल को ही तुम वहां से काट देना। इसके बदले अगर तुमको कोई एग्जाम्पल लिखना है तो तुम ये लिख लेना। ठीक है। जैसे लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, और लास्ट में सीजियम नाइट्रेट, है ना। यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ का भी जो एनायन है वो NO3- है। NO3- एक पॉली एटॉमिक एनायन है ना। तो हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ एनायन इज मच मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन, है ना। और यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर तुम किसी भी लिथियम कोई भी एक ले लोगे तो इसमें तुमको एक ही कैटायन और एक ही एनायन मिलेगा, क्योंकि ये आयनाइज होगा Li++ NO3- में। इसमें एक कैटायन और एक एनायन है। यहाँ पर भी वो केस हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायंस अलग अलग थे, जिसके कारण ये वाला केस इस एग्जाम्पल में नहीं लगेगा।
ये वाला केस इस एग्जाम्पल में, ये वाला एग्जाम्पल इस केस में बिल्कुल लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन सेम है। अब अगर तुम ये वाला कंडीशन हिसाब से लगाओ तो साइज ऑफ कैटायन के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। प्लीज अपने कॉपी में जाकर ये वाला एग्जाम्पल वहां से हटा देना और उसके बदले ये वाला एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, हम यही बोल रहे हैं। एक बार अच्छे से देख लो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू, हम फ्लो में एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान नहीं दिए कि मैंने किसी के दूसरे केस का एग्जाम्पल उस वाले केस में डाल दिया, है ना। एक बार इसको अच्छे से देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना लास्ट केस करेंगे। या चलो इससे पहले एक दो और अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे तुमसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए LiBr, NaBr, KBr, रुबीडियम ब्रोमाइड एंड सीजियम ब्रोमाइड, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर तुमसे पूछी जाए, है ना, इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि Br माइनस और I माइनस, है ना, ये सारे केस बी में जाते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे भी रेडियस ऑफ एनायन इज वेरी मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का साइज काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, LiI, NaI, KI, RBI एंड CSI। यहाँ पे भी ब्रोमीन था, यहाँ पे आयोडीन है, ये भी इसी कैटेगरी में जाएगा। तो कैटायन के साइज इंक्रीज करने से आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर है बाबू इन दोनों में, इसको तुम याद रखना। ठीक है, यहाँ पर NaI की सॉल्युबिलिटी LiI से ज़्यादा होती है, बाकी सब वही ऑर्डर फॉलो होगा। कुछ कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटली थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, ये आपके स्पेशल केसेस हैं, है ना। नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि लिथियम प्लस और Na प्लस में Na प्लस का साइज बड़ा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी NaI की सॉल्युबिलिटी LiI से क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा मिसमैच है। NaI की सॉल्युबिलिटी LiI से क्या होगी? थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल केस भी है। पिछले बार मैंने जो एग्जाम्पल केस भी में आपको कराया था वो बाय मिस्टेक मैंने आपको किसी दूसरे केस का एग्जाम्पल करा दिया था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, फ्लो में हम आपको एग्जाम्पल बता दिए। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, प्लीज़ इसको सुधार लेना और इसके बदले में ये एग्जाम्पल लिख लेना। क्यों ऐसा है हम ये भी बता रहे हैं आपको। यहाँ पर अगर आप इस कॉन्सेप्ट से आंसर देंगे तो आपका आंसर ये आएगा, जबकि ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक और फैक्टर है जो इससे ज़्यादा डोमिनेंट है। अगर आप इस किसी भी एक कंपाउंड को देखो तो इसमें दो कैटायन और एक एनायन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो फैक्टर लगता है वो नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस लगता है। ये फैक्टर तब लगेगा हमेशा जब नंबर ऑफ कैटायंस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस। जब कभी भी नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस आपस में इक्वल नहीं होते तो केस ए और केस बी नहीं लगता, उसके लिए एक अलग सा केस पढ़ेंगे जिसका नाम है केस सी। चलो, जब कभी भी किसी आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी आपको चेक करनी हो और उसमें नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन की संख्या बराबर नहीं हो तो केस ए और केस बी नहीं लगेगा, जो केस लगेगा वो लगेगा केस सी। इसके लिए तुम बस एक की पॉइंट याद रखना, मस्त तुमको हम सिखाते हैं कि इफ नंबर ऑफ polyatomic anion, if number of polyatomic anion
ज़्यादा होगा देन solubility decreases, else everywhere solubility increases। बस बाबू ये गोल्डन की पॉइंट याद रखना, और तुमको कभी कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक एनायन जो है अगर वो संख्या में ज़्यादा है एज कंपेयर टू कैटायन, तो सिर्फ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। बाकी सारे केसेस नंबर ऑफ कैटायन और एनायन के जो होंगे उनमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ही करेगी, है ना। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन से ज़्यादा हुआ, है ना, पॉली एटॉमिक एनायन हुआ या मोनो एटॉमिक एनायन हुआ, उन दोनों से अगर नंबर ऑफ कैटायन ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। इवन अगर नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एनायन, छोटे एनायंस की संख्या अगर ज़्यादा हुई तो भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। सिर्फ एक ही ऐसा केस है कि पॉली एटॉमिक एनायन हो और वो कैटायन से ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट हो, सिर्फ तभी सॉल्युबिलिटी आपकी जो है वो डिक्रीज करेगी, एल्स हर वेयर आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। इस की पॉइंट को अच्छे से देख लो। हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं तो हमको आंसर बताना कि क्या क्या आएगा, है ना। ये 3 केसेस हैं बाबू जिन पे सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड्स की डिपेंड करती है। ठीक है, पहला केस हमने पढ़ा था जब रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन ऑलमोस्ट सिमिलर थे, तो वहां हमने ये देखा था कि कैटायन के साइज के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती थी, हमने इसका एग्जांपल भी किया था। सेकंड केस हमने पढ़ा कि एनायन की जो साइज है वो कैटायन से काफ़ी बड़ी होगी, सारे पॉली एटॉमिक एनायंस जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, आयोडीन और ब्रोमीन भी इसी कैटेगरी में आएंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। लेकिन केस ए और केस बी सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन सेम नंबर में होंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखो, मैंने तीसरा केस लिया है कि जहाँ पर नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन सेम नहीं है, वहाँ पर आपको केस ए और केस बी नहीं लगाना, वहाँ ये केस लगाना है। और ये केस सिंपल सा एक बात बोलता है कि अगर नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक एनायन, पहले तो ये चेक करो कि एनायन पॉली एटॉमिक है या मोनो एटॉमिक। अगर एनायन पॉली एटॉमिक है और उसकी संख्या कैटायन के नंबर से ज्यादा है, सिर्फ इस केस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, बाकी सारे केसेस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। मान लो अगर कोई एटायन मोनो एटॉमिक, एनायन जो है वो मोनो एटॉमिक हो गया और उसकी संख्या कैटायन से ज्यादा है, तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कैटायन का नंबर अगर एनायन से ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चंस हमको बताओ। Li2O, Na2O, K2O, Rb2O एंड CH2O, इसका बताओ क्या आएगा आंसर। ये सब बुक के, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले एनायन चेक करो। एनायन कौन सा है, ऑक्साइड O2 माइनस, और ये एक मोनो एटॉमिक है ना, मोनो एटॉमिक एनायन है। इसको आप आयनाइज भी करोगे Li2O को, तो ये एनाइज होगा 2Li प्लस में और O2 माइनस में। यहाँ पर अगर देखोगे तो नंबर ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायन, है ना, नंबर ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायन, है ना। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, सॉरी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। तो करेक्ट आंसर ये आएगा। सॉल्युबिलिटी सिर्फ किस केस में डिक्रीज करेगी, जब एनायन पॉलीएटॉमिक हो और उसका नंबर ज्यादा हो। यहाँ तो कैटायन का नंबर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने के बदले क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। चेक कर लो, ऊपर जो केस लिखा है उसी पर बनाया है, चेक कर लो। ठीक है, इसका बताओ। लिथियम कार्बोनेट, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CH2CO3। यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान से देखो तो Li2CO3 को अगर तुम आयनाइज करोगे तो तुमको 2Li प्लस प्लस CO3 2 माइनस मिलेगा। यहाँ पे भी आपका नंबर ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायन। तो कैटायन अगर एनायन से बड़ा है तो टेंशन ही नहीं है, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही करेगी। सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, है ना, या साइज, कैटायन के साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी सिर्फ इस केस में जब पॉली एटॉमिक एनायन ग्रेटर देन होगा नंबर में।
ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चंस करो, बुक से ही ले लेते हैं। NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 एंड CsHCO3, इसका बताओ। यहाँ अब अगर तुम आयनाइज करोगे तो NaHCO3 ये आयनाइज होगा Na प्लस प्लस HCO3 माइनस में। ये पॉली एटॉमिक है, यानी रेडियस ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन, तो कैटायन के साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, तो ये आंसर आएगा। ये इसमें बेसिकली लगा आपका केस बी। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायन, तो इसमें केस सी नहीं लगेगा। और क्योंकि एनायन पॉली एटॉमिक था तो एनायन का साइज कैटायन से बड़ा था, तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक है, इसका ना बाबू एक एक्सप्लेनेशन और है। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है, अगर आप NaHCO3 को देखो तो हम इसको ब्रेक करेंगे Na प्लस प्लस HCO3 माइनस में, जो फर्दर टूट जाएगा H प्लस और CO3 2 माइनस में। तो ओवरऑल आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ Na प्लस और H प्लस दो कैटायंस मिल रहे हैं और CO3 2 माइनस, तो ये इस कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है कि नंबर ऑफ कैटायंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायंस। तो उस केस में डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो इसका आंसर NaHCO3 ग्रेटर देन KHCO3 is greater than RbHCO3 is greater than CsHCO3। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज इसके हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है ना। अगर वो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है तो आप केस बी के हिसाब से आंसर दोगे। अगर वो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है कि ये भी फर्दर आयोनाइज हो जा रहा है ना, HCO3 माइनस फर्दर आयोनाइज हो जा रहा है, तो ये केस सी के कैटेगरी का आ गया, जहां नंबर ऑफ कैटायंस आपके नंबर ऑफ एनायन से बढ़ गए। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन जब आए तो अच्छे से देख लेना क्वेश्चन की किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है ना। अच्छे से देख लो केस सी पूरा, आप अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका बताना। MgF2 CaF2 BaF2, पहले तुम इनमें बताओ। तो अगर तुम ध्यान से देखो किसी भी एक को ले लोगे, जैसे MgF2 को ले लोगे, तो ये टूटेगा Mg2 प्लस प्लस 2F माइनस, तो ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ एनायंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कैटायंस। लेकिन एनायन है कैसा? मोनो एटॉमिक है। इसका मतलब डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज ही करेगी। तो आंसर ये आएगा, आंसर ये आएगा। चेक कर लो एक बार, देख लो। है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने ग्रुप 2 के सारे फ्लोराइड्स लिखे हैं लेकिन बेरिलियम नहीं लिखा, बेरिलियम नहीं लिखा।
बेरिलियम तो यहाँ पर आना चाहिए, उसका साइज तो Mg+2 से भी छोटा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर है, बेरिलियम F2 यहाँ आता है ना। याद रख लेना, आप यहाँ पे नोट करके लिख लो, BeF2 हैज़ द मैक्सिमम solubility in polar solvents among all group 2 फ्लोराइड्स, है ना बाबू। इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से याद रखना, कुछ कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर हैं बाबू, उनके कारण जो आता है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए, एक और अच्छा क्वेश्चन है, Mg(C2O4) CaC2O4 Sr(C2O4) BaC2O4 और लास्ट में यहाँ आएगा BeC2O4, ठीक है। आप इसको आयनाइज करोगे Mg(C2O4) को, तो ये आयनाइज होगा बाबू Mg+2 + C2O4 2-, इसको आप बोलते हैं ऑक्सलेट आयन, है ना। स्ट्रक्चर देखना है तो COO-, ये होता है C2O4 2-, दिस इज C2O4 2। कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है HH, दोनों एसिड अपने अपने H+ लूज कर देते हैं, तो जो आयन बनता है वो ऑक्सलेट आयन है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन बड़ा है, तो नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन बड़ा है तो क्या होगा बताओ। बताओ आंसर क्या होगा इसका। यहाँ पे भी थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर आता है, ये सब जो चीज़ें हैं ना ये आप लिख लो यहाँ पे, एबनॉर्मल बिहेवियर, इनको थोड़ा आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। एबनॉर्मल बिहेवियर के कैटेगरी में आएंगे ये। यहाँ पे भी देखो बेरिलियम का सबसे ज़्यादा है। और एक और क्वेश्चन जो बहुत पूछते हैं वो ये वाला, LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CSCl। ऐसे याद रखना, ये साइन अगर तुमको याद है तो तुम ये आंसर लिख लोगे। सबसे ज़्यादा किसका होगा, LiCl का, फिर NaCl का, अब KCl से ज़्यादा किसका है, RbCl का, सॉरी RbCl का, RbCl से ज़्यादा एक मिनट, इसके बाद आ जाएगा CSCl, उसके बाद आ जाएगा RbCl और सबसे पीछे आएगा KCl। तो KCl की सॉल्युबिलिटी सबसे मिनिमम है। ये 3 स्पेशल प्रॉब्लम्स है बाबू, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना, रिमेंबर। बाकी कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो आप उन 3 केसेस से सॉल्व कर सकते हो। ये 3 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर है, जैसे यहाँ बेरिलियम का सबसे कम होना चाहिए था, उसका सबसे ज़्यादा हुआ। यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन बराबर हैं, पॉलीएटॉमिक एनायन है तो साइज में बड़ा है, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करनी चाहिए थी, लेकिन डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर है, इस ये वाला सिंबल याद रखोगे तो आप आंसर कर पाओगे, है ना। ये सारे क्वेश्चंस बाबू एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं ना जनरली, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा ध्यान में देख लेना, ठीक है। अच्छे से देख लो एक बार।
थोड़ा सा ये नहीं आ रहा हो, एक मिनट। बुक में आंसर है LiCl। अब KCl से ज़्यादा NaCl भी है, इससे तो सबसे ज़्यादा फिर CHCl, उसके बाद RbCl, फिर NaCl, और सबसे लास्ट में KCl। अगला है solubility ऑफ हैवी मेटल हैलाइड्स। ठीक है, हैवी मेटल्स मतलब जैसे आपका मरकरी, सिल्वर, ये सब है ना। हैवी मेटल्स बोलने का मतलब यहाँ पे मरकरी है, सिल्वर है, ये सब टाइप के। ठीक है, तो इनमें हमेशा एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, पजांस रूल वाला, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा आपकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा आपकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। और पोलराइजेशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? जितना ज़्यादा कैटायन का चार्ज हो, जितना ज़्यादा एनायन का चार्ज हो, है ना, जितना छोटा कैटायन का साइज हो, जितना बड़ा एनायन का साइज हो, है ना। याद करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फजांस रूल। ठीक है, तो इसके बेसिस पर अगर तुमको आंसर देना हो AgF, AgCl, AgBr और AgI, इन सब में से सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा? अच्छा देखो, कैटायन तो सब में Ag ही है, Ag प्लस ही है। एनायन F-Cl-Br-I-, आपको पता है एनायन का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसमें पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होता है। तो जिसमें पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा, तो आंसर ये आ जाएगा। बहुत इजी होता है ये देखो, जैसे HgF2, HgCl2, HgBr2 और यहाँ HgI2। इसका बताओ। सेम चीज यहाँ, मेटल तो सब में Hg+2 ही है। एनायन F-Cl-Br-I-, जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, तो सॉल्युबिलिटी उतनी कम। तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आप इस टॉपिक पे बना सकते हो, है ना। हैवियर मेटल्स, इसमें लेड का भी एग्जांपल आ सकता है। PbF2, PbCl2, PbBr2, PbI2, सेम आंसर। ठीक है, तो अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ हैवी मेटल्स पूछे, है ना, हैवी मेटल्स की सॉल्युबिलिटी अगर पूछे, तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, है ना। दिस कंप्लीट्स और सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का फैक्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, ये तीन एबनॉर्मल बिहेवियर वाली चीज़ें बाबू ध्यान में रखना, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के रिलेटेड। बाकी चीज़ें, बाकी बाबू देखो, ट्रेंड्स वगैरह और भी चीज़ें होती हैं, जैसे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का ट्रेंड, कौन सा बेसिक है, कौन सा एम्फोटेरिक है, कौन सा एसिडिक है ना, मेल्टिंग पॉइंट्स का ट्रेंड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स में पढ़ेंगे ना। हम लोग S ब्लॉक पढ़ेंगे, P ब्लॉक पढ़ेंगे, D ब्लॉक पढ़ेंगे, F ब्लॉक पढ़ेंगे। तो इन जब जब हम लोग अलग अलग रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है 5 मिनट का, वो देख लो। हम बोले थे ना बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। इसको बोलते हैं बाबू आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी डिपेंड करता है
हाइड्रेटेड साइज पे। और हाइड्रेटेड साइज, डिहाइड्रेटेड साइज डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ठीक है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। जितना ज़्यादा कैटायन का पोलराइजिंग पावर रहता है उतना ज़्यादा उसका हाइड्रेटेड साइज रहता है ना। जैसे हम तुमको एक एग्जांपल दिलाते हैं, देखो जैसे मान लो आपके पास कंटेनर है और पूरे में पानी भरा हुआ है, वाटर फील्ड है। यहाँ पर आप Li+ डाल दो और यहाँ आप रुबिडियम का प्लस डाल दो। तो Li+ का साइज छोटा है, स्मॉल, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज सेम है तो साइज देखेंगे, यहाँ पे इसका साइज कम है, इसका मतलब इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इससे जुड़े हुए रहेंगे। है ना, अगल बगल वाटर के ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको घेरे हैं, क्योंकि इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज भी प्लस है, एक पॉजिटिव चार्ज भी, और साइज भी सबसे छोटा है ना। तो इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ ये जो बड़ा सा साइज आपको यहाँ पर दिख रहा है, इंक्लूडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आपको Li+ का साइज ऐसे नहीं देखना, अब आपको Li+ का साइज इन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ देखना है। तो इंक्लूडिंग वाटर के साथ जो साइज है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड साइज, है ना, इसी को बोलते हैं हाइड्रेटेड साइज, है ना। Li+ खुद बहुत छोटा, हल्का, बहुत छोटा सा है, लेकिन उसकी पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा है कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेंगे। तो ओवरऑल जो Li+ का साइज होगा इंक्लूडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड साइज, है ना। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगा उतना ही ज्यादा हाइड्रेटेड साइज रहेगा, और जितना बड़ा साइज होगा उतनी इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। ये तो सिंपल सा बात है, एक मोटा ताजा आदमी 100 किलो का तेज भागेगा कि 50 किलो का आदमी तेज भागेगा, है ना। तो जिसका वजन कम होगा, जिसका साइज छोटा होगा, जो 50 kg का होगा, वो ज्यादा तेज भागेगा, है ना। तो सिंपल सा मतलब होता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आयनिक मोबिलिटी से आए तो आपको हाइड्रेटेड साइज देखना है। हाइड्रेटेड साइज किसका ज्यादा होगा, जिस कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। कैटायन की पोलराइजिंग पावर कैसे देखी जाती है, जितना ज्यादा चार्ज हो, और अगर चार्ज सेम हो तो फिर साइज देख लेना, बहुत इजी होता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आयनिक मोबिलिटी बताना है, ठीक है। Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+। आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, हाइड्रेटेड साइज Li+ का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर लिथियम+ का सबसे ज्यादा है। और Li+ का पोलराइजिंग पावर अगर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका हाइड्रेटेड साइज सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे बल्की हो जाएगा, और ये सबसे बल्की होगा तो ये सबसे स्लो भागेगा। तो आयनिक मोबिलिटी का ये ऑर्डर आएगा, आप लिख लो, ये ऑर्डर है आयनिक मोबिलिटी का। हम्म, इसमें पूछे तो F-Cl-Br-I-। जितना, बताओ बताओ। जितना छोटा साइज होगा, है ना, जितना छोटा साइज होगा उतना बड़ा, जितना छोटा एटम होगा उतना बड़ा हाइड्रेटेड साइज होगा। तो आयनिक मोबिलिटी का भी आंसर इसके लिए भी यही आएगा। ठीक है, यहाँ पोलराइजेशन नहीं देखना, पोलराइजिंग पावर दिखना है। तो छोटा, जितना छोटा साइज होता है उतना ज्यादा, उतना बड़ा उसका हाइड्रेटेड साइज हो जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स इससे अट्रैक्टेड रहेंगे। ठीक है, याद रखना। तो ये मैंने दोनों एग्जाम्पल करा दिया आपको, एक कैटायन का करा दिया और एक एनायन का करा दिया।
अरे बाबू जितना छोटा है, कंफ्यूज मत होना कि सर पोलराइजेशन तो सबसे ज्यादा एनायन का साइज बड़ा होता है। अरे एनायन का साइज बड़ा होता है, लेकिन हमको यहाँ पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ी देखना है। हमको तो बस देखना है कि आई माइनस अगर पानी के अंदर पड़ा है और एफ माइनस अगर पानी के अंदर पड़ा है, तो एफ माइनस का चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा। क्यों? क्योंकि इस पे एक नेगेटिव चार्ज भी है और इसका साइज भी सबसे छोटा है। तो वाटर के जो H प्लस होंगे, है ना, जैसे मान लो आप यहाँ पर ले लोगे, आप यहाँ पे F माइनस ले लोगे, तो वाटर के जो यहाँ पर बहुत सारे H होंगे, वो सब इससे क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे। है ना, तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स इस पे अटैक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अरे वाटर के पास दोनों तरीके के आयन्स है, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव। तो कैटायन के लिए पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, उससे अट्रैक्शन होगा। और अगर एनायन है तो हाइड्रोजन पे जो पार्शियल पॉजिटिव है उससे अट्रैक्शन होगा। तो आप बोलोगे कि इसका हाइड्रेटेड साइज क्या है, बढ़ जाएगा। और हाइड्रेटेड साइज अगर बढ़ जाएगा तो इसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। दिस कंप्लीट्स योर केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, है ना। लगभग 30 लेक्चर लगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। और यकीन मानो, अगर तुमने जितना मैंने पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग, अगर तुमने उतना पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया और फॉलो कर लिया, तुम्हारा पूरा इनऑर्गेनिक 50-60% हो गया। क्योंकि जब हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे ना ना, एस ब्लॉक पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ब्लॉक पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, तो एफ ब्लॉक को छोड़कर एस पी डी में मेजॉरिटी जो कॉन्सेप्ट्स है थ्योरेटिकल लेवल पर, रिएक्शंस का पार्ट अलग है, उनको अलग से करेंगे, है ना। लेकिन जितना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो गए, है ना। चाहे वो सिलिकेट्स का टॉपिक था, हाइड्रोलिसिस था, ऑक्सी एसिड था, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में था, कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में था, एमओटी था, है ना। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने इसमें पढ़े हैं वो सारे अगर आपने कर लिए अच्छे से, है ना, तो लगभग आपका इनऑर्गेनिक में जो और भी ब्लॉक केमिस्ट्री में जो अलग अलग चीजें हैं वो सारी चीजें हमने इधर ही कर ली। और ये केमिकल बॉन्डिंग लगभग आपका क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का फिनिश हो गया। अब वो देखो, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, है ना, हम ऐसा नहीं पढ़ाएंगे कि 11th की चीजें 11th में, 12th की चीजें 12th में। जैसे केमिस्ट्री में अगर हम लोग इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर लिए तो हम पूरा ही इनऑर्गेनिक फिनिश करेंगे, है ना। जैसे अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनको बोलते हैं। तो वो जो चैप्टर है वो तो क्लास 12th में है, लेकिन हम लोग अभी ही पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि जो भी चीज़ उसको पढ़ने के लिए चाहिए था वो सारी चीज़ें हमने, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आता है ना, तो आप यकीन मानो कि आपको केमिस्ट्री का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर हो गए, है ना। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग के सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें अच्छे से पता है, तो आपको केमिस्ट्री में अब कभी केमिस्ट्री समझने में कभी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बातें रहेंगी तो उनको हम लोग करेंगे। स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कभी फंडामेंटल बेसिक्स में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोस्टली हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे अब थोड़ा, है ना, एनएलएम, फ्रिक्शन, ये सब पढ़ेंगे। और साथ साथ में केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे बाबू देखो, ये जो एक्सेप्शन वाला चीज़ हम तुमको बताए ना, थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर वाला, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। बाकी सारी चीज़ें फिर नॉर्मली 3 केसेस हैं, 3 केसेस से सॉल्युबिलिटी पकड़ लोगे। कोई दिक्कत? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।